तो हुक्म हुआ है जी कि यूपीएससी, जुडिशरी, एलएलबी, क्लैट, इन सभी के लिए लॉ की ऐसी सिंपल और स्पाइसी वीडियोस बनाई जाएं कि स्टूडेंट को बुक भी ना उठानी पड़े और समझ भी सब आ जाए, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों चाहे डिस्क्रिप्टिव। तो शुरू करते हैं जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, जिसको पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता था, सीआरपीसी। इसकी आज हम 5-6 डेफिनेशंस देखेंगे। ये डेफिनेशंस क्या होती हैं? हिंदुस्तानी कानून के बेयर एक्ट में सबसे पहला चैप्टर डेफिनेशंस का ही होता है। डेफिनेशंस में उस कानून में यूज़ किए गए तकनीकी शब्दों के विशेष अर्थ होते हैं। सिंपली कि इस कानून में जब ये लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल, तो इसका मतलब ये होगा। तो डेफिनेशंस को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट शेड्यूल की। ये फर्स्ट शेड्यूल एक सूची है जिसका नाम फर्स्ट शेड्यूल है। बीएनएसएस में जब सेक्शंस ख़त्म हो जाती हैं बेयर एक्ट में, तो उसके बाद ये सूची लगी हुई है, या कहो फर्स्ट शेड्यूल लगी हुई है। वैसे ये एक टेबल है जिसमें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले इंडियन पिनल कोड कहा जाता था, उसकी सारी सेक्शंस लिखी हुई हैं। और सेक्शंस के आगे पहले कॉलम में लिखा है कि ब्रीफली ये जुर्म क्या है। दूसरे कॉलम में लिखा है इस जुर्म की सज़ा कितनी है। तीसरे कॉलम में लिखा है ये जुर्म कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। चौथे कॉलम में लिखा है कि ये जुर्म बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। लास्ट कॉलम में लिखा है कि किस कोर्ट में इस जुर्म का मुकदमा चलेगा, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चलेगा, या एनी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलेगा, या सीजीएम की कोर्ट में चलेगा, या सेशन जज की कोर्ट में चलेगा। जो बहुत सीरियस ऑफेंस होते हैं ना, रेप, मर्डर, ये सेशन ट्रायल होते हैं, इनके मुकदमे सेशन जज की कोर्ट में चलते हैं। बहुत सारे ऑफेंसेस जो जनरल ऑफेंसेस हैं उनका मुकदमा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चलता है। तो आगे ये आ गई जी वाइट बैकग्राउंड वाली स्लाइड। ऐसी जो वाइट बैकग्राउंड वाली स्लाइडें हैं ना जी इस वीडियो में, ये इनमें बेयर एक्ट में से सेक्शन एज इट इज़ रिप्रोड्यूस की गई है। और जो ऊपर येलो बैकग्राउंड वाली स्लाइड्स हैं या क्लिप्स हैं, उनमें बियॉन्ड द बुक जो है वो डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आती है जी सेक्शन 2 ब्रैकेट में सी, बीएनएसएस, बेलेबल ऑफेंस, इसकी डेफिनेशन। तो इसमें बेयर एक्ट में लिखा है जी, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is shown bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। लंबी चौड़ी अंग्रेजी है, आगे जाके सिंपल बनाता हूँ इसको। आगे है जी नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। क्या है? सो बेयर एक्ट में जो आपने देखा ऊपर 2 स्लाइडों में, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो होते हैं जो शो किए गए हैं एज बेलेबल और नॉन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, जिसका ऊपर हमने जिक्र किया, और इन एनी अदर क्रिमिनल लॉ। तो समरी तो इसकी ये है। लेकिन ये जो बेयर एक्ट में लिखी है ना, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये डेफिनेशंस नहीं है। ये तो लोकेशन बता रहे हैं कि कौन सा ऑफेंस कौन सी बुक में कहाँ पर बेलेबल लिखा है, कहाँ पर नॉन बेलेबल लिखा है। तो इसकी असली डेफिनेशंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये होनी चाहिए थी
कि बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें मौके पर ही बेल हो जाती है। मान लो मैंने कोई जुर्म किया, मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने या किसी और ऑफिसर ने या पब्लिक ने, किसी ने भी अरेस्ट कर लिया, तो मैं अगर मौके पर ही जमानत के कागज भर देता हूँ तो जमानत बेल लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने वाले को। और नॉन अवेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें जमानत जाकर कोर्ट में देनी पड़ती है। ये है असली डेफिनेशंस इन दोनों टर्म्स की। तो प्रॉब्लम ये है कि ये कानून फिरंगी ने बनाए थे, 1800 कुछ के है ये CRPC IPC। तो वो कानून जो बनाए थे वो एक गुलाम देश के लिए बनाए थे जिसको दबा के रखना था और लूटना था। मतलब आप एक रूल बनाते हैं नौकरानी के लिए भी, तू मेरे बेडरूम में नहीं आना, वही कानून आप अपनी बिलवड के लिए यूज नहीं कर सकते या वाइफ के लिए यूज नहीं कर सकते। एक गुलाम देश के लिए बनाया गया कानून आजाद देश पर एज इट इज बिना तब्दीली किए यूज नहीं होना चाहिए था। ये कभी भी फिरंगी हमें इंसाफ नहीं देना चाहता था। वो कभी ये नहीं चाहता था कि हमें समझाए कि ये कानून है क्या। उन्होंने तो अड़िंगे डाले, कहीं कोर्ट फी डाल दी, कहीं लिमिटेशन डाल दी कि आप कोर्ट से परे ही रहो। इंसाफ को, कानून को ना तो समझने की कोशिश करो, ना ये उम्मीद करो कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो आगे चलते हैं जी, फिर आपको लंबी चौड़ी अंग्रेजी सुननी पड़ेगी। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको मतलब सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, हर हिंदुस्तानी को, क्योंकि बने थे तब जब हम गुलाम थे। सेक्शन 2 ब्रैकेट में जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or any other law for the time being in force, arrest without warrants। ये बेर एक्ट की डेफिनेशन है। समझ आई? मुझे तो नहीं। तो आगे एक आम लेमैन बताता है कि मैं बताता हूँ कॉग्निजेबल केस क्या होता है। कहता कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो काबिले दस्ते अंदाजी पुलिस होता है। लेकिन ये आदमी जो था ना, ये थोड़ा फारसी का विद्वान था। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत देर तक पर्शियन, फारसी जो थी वो स्टेट लैंग्वेज थी। आज भी पंजाब की FIRs में बहुत लफ्ज़ फारसी के पाए जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बहुत बढ़िया फैसला दिया है कि निकालो ये लफ्ज़ और वो लफ्ज़ यूज़ करो जो आम आदमी को समझ आए। तो अब आम आदमी पर आ जाते हैं कि आम पंजाबी हिंदी समझने वाला आदमी बोलेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो हाथ डालने योग्य होता है। अब हाथ डालने योग्य किसके? पुलिस के। और पुलिस जब हाथ डालेगी तो प्रसाद तो देगी नहीं, अरेस्ट ही करेगी। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस बिना वारंटों के सीधा आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन कॉग्निजेबिलिटी इतनी ही नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा है। इन्होंने तो इतना बताया कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर लो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट भी कर सकता है आपको बिना वारंटों के, केस भी रजिस्टर करेगा, FIR दर्ज करेगा, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, एविडेंस भी इकट्ठा करेगा, गवाहियाँ भी लिखेगा और चालान चार्जशीट का पुलंदा कोर्ट में भी पेश करेगा और कोर्ट को जाके बोलेगा कि ये रहे जी एविडेंस, ये रहे गवाह, इस आदमी पर मुकदमा चलाओ और इसको सजा दो। कॉग्निजेबल होने का ये सारा मतलब है जो मैंने आपको बताया। सिर्फ अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं है। किताब कहती है कि अरेस्ट विदाउट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट।
वही फिर लंबी चौड़ी अंग्रेजी। सिंपली नॉन कॉग्निजेबल वो केस होता है, वो जुर्म होता है जिसमें गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट लाने पड़ते हैं। कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल जुर्म आमतौर पे सीरियस होते हैं। तो सामने मर्डर हो रहा है या रेप हो रहा है, अगर पुलिस ऑफिसर वारंट लेने जाएगा कोर्ट में उसको गिरफ्तार करने के लिए, जो बंदा जुर्म कर रहा है, तो इन बिटवीन तो 3-4 जुर्म और हो जाएंगे। इसलिए ये पावर दी गई है कि ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हो तो सीधा गिरफ्तार करो, मुकदमा दर्ज करो, जांच करो और चालान पेश कर दो। तो नॉन कॉग्निजेबल का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले सेक्शन होती थी 323 आईपीसी, अब वो हो गई है 115 ब्रैकेट में 2। फर्स्ट लाइन में ही मैंने लिखा है स्लाइड पर, इसकी 1 साल सजा है। ये नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब बिना वारंटों के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसमें बेलेबल है। जैसे ही आप अरेस्ट होंगे, अगर होंगे, वैसे तो वारंट लेने जाएगा पहले वो, और मजिस्ट्रेट वेला थोड़ा बैठा है उसको वारंटी देता रहेगा, हमेशा नहीं देते वो। बेलेबल है, मौके पे बेल देनी पड़ेगी। इसमें नॉन कॉग्निजेबल जुर्म में जो मैं 323 आईपीसी थी, अब 1152 बीएनएस है, ना तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, यानी केस नहीं रजिस्टर कर सकती, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ही ये है नाकाबिले दस्ते अंदाजी पुलिस के हाथ डालने योग्य नहीं है ये जुर्म। ना इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पुलिस, ना कोई जांच कर सकती है, ना कोई चलान चार्जशीट कोर्ट पे पेश कर सकती है। इसका एक ही इलाज है कि बंदा सीधा कोर्ट में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करवा दे। पुलिस कुछ नहीं कर सकती नॉन कॉग्निजेबल केस में। लेकिन आपने एनिमल पिक्चर देखी होगी, उसमें गाना बड़ा मशहूर हुआ है, अर्जुन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। ये अर्जुन वैली ने क्या किया? एक तो डेंजरस वेपन यूज़ किया, गंडासी, एक डंडा होता है आगे चाकू जितना लगा होता है। दूसरा, डेंजरस तरीके से मारा, पैर जोड़ के। जब बंदा गंडासी मारता है ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक बंदे को 2 हाफ में चीर देता है, अलग कर देता है। तो अगर मैं डेंजरस वेपन नहीं यूज़ करता या डेंजरस तरीका नहीं इख्तियार करता, तो ये ऑफेंस, अगर मैं किसी को पीटूं तो वो नॉन कॉग्निजेबल रह जाएगा, 1152 ही रह जाएगा। इसमें पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं डेंजरस वेपन यूज़ करता हूँ या डेंजरस तरीका यूज़ करता हूँ, तो इसकी सेक्शन बदल जाएगी। ये सेक्शन 1181 हो जाएगी बीएनएस की, जिसमें 3 साल की सज़ा है। ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। फिर पुलिस के हाथ में चढ़ जाऊँगा। लेकिन ऑन द ग्राउंड जीरो पुलिस पावर क्या है? मान लो मैंने किसी को पीटा, इतना ही पीटा कि ये 115 ब्रैकेट में 2, बस इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, जिसको 323 आईपीसी कहा जाता था, वही इतना ही पीटा। लेकिन पुलिस के पास कोई दबाव आ गया, जब कोई और तरह का दबाव आ गया, वो कहते हैं कि नहीं, इस बंदे को फंसाना ही फंसाना है इस केस में। तो वो क्या करते हैं, जिसको मैंने पीटा उसके जब बयान लिखते हैं, उसमें एक शरारती लाइन डाल देते हैं कि पीटते पीटते इसने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन भी किया। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है? ये सेक्शन 341 आईपीसी होता था, अब ये 1262 है। मैं बंदे को मिला क्रॉसिंग पर चौक में, और मैंने उसको रोका कि इधर नहीं जाना भाई, बाकी 3 रास्ते खोले हैं, जिधर मर्जी जा, इस रास्ते पर नहीं जाना। ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ये सेक्शन 341 होती थी। बस ये लाइन जोड़ देती है पुलिस कि इसने पीटते पीटते इसको रिस्ट्रेन भी किया। तो 341 पहले, 1262 अब कॉग्निजेबल हो गया। तो इसमें पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, केस भी रजिस्टर कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी करेगी और चालान भी पेश करेगी कोर्ट में, क्योंकि
दोनों ऑफेंसेस में से एक कम से कम कॉग्निजेबल है। सो 10-15 ऑफेंसेस में से एक भी कॉग्निजेबल हो जाए तो पुलिस के हाथ आप चढ़ जाओगे। आगे है जी, पुलिस आपको और ख़राब करना चाहती है। नहीं जी, मन नहीं भरा, वो 342 लगा देती थी, आजकल वो 1272 हो गई है। ये है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या होती है? मैं किसी बंदे को रोकूं कहीं भी और कह दूं कि कहीं नहीं जाना जब तक मेरा हुक्म नहीं होता, ना इधर जाना, ना इधर जाना, ना उधर जाना, ना इधर जाना, कहीं भी नहीं जाना, यहीं खड़ा रह, ये होगी कन्फाइनमेंट। इसमें सज़ा ज़्यादा है, 1 साल है। पिछली में 1262 में 1 महीना ही था, मतलब छोटा सा केस, गरीब सा केस, लेकिन कॉग्निजेबल हो गया, पुलिस के हत्थे चढ़ गए, फिर छोटा केस भी बड़ा हो जाता है। अब अगर पुलिस आपको और ख़राब करना चाहती है, इसकी तो तसल्ली करा देनी है। बंदे ने हमारा बंदा पीटा है, हमारे एमएलए का बंदा पीटा इसने, इसकी तसल्ली करानी है। तो पहले पुलिस सेक्शन 452 आईपीसी लगा देती थी, अब 333 लगाया करेगी। इसमें 7 साल कैद है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। और मज़े की बात देखिए आप, तो इसकी मैं पहले बात बता दूं कि जो बंदा पिटा, जिसको मैंने पीटा, इतना ही पीटा कि 323 आईपीसी या 1152 बीएनएस के इंग्रेडिएंट पूरे हो जाए। डेंजरस तरीके से नहीं पीटा, डेंजरस वेपन से नहीं पीटा, ठीक है नहीं। तो मैं तो आराम से बैठा हूँ क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस जो शिकायत करने आया उससे 1 लाइन शरारती लिखवा लेती है एक्स्ट्रा। वो क्या कि ये जी मुझे पीटने की तैयारी करके मेरे घर में घुस गया, और इसमें पीटना ज़रूरी नहीं है। इट मैटर्स नॉट कि मैंने उसको पीटा या नहीं पीटा, मैं उसके घर में घुस गया और मैं तैयार होके आया कि पीटूंगा। हो गया 452, अब 333 हुआ करेगा, 7 साल की कैद, बड़ा ऑफेंस बन गया। ये है ग्राउंड जीरो पे पुलिस की पावर। तो आगे चलते हैं जी, सम्मन्स केस की डेफिनेशन। तो अंग्रेज कहते हैं जी, सम्मन्स केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। ये डेफिनेशन है। सम्मन केस वो है जो वारंट केस नहीं है। ये क्या हुआ? कहना कुत्ता वो है जो बिल्ली नहीं है। आगे वारंट केस की डेफिनेशन दी है उन्होंने, और वो भी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप याद करते करते पागल हो जाएंगे। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment फॉर लाइफ और फॉर imprisonment फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी का मतलब इतना ही है कि वारंट केस वो होता है जिसमें 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है। ये ऐसे भी लिख सकते थे कि वारंट केस वो होता है जिसमें 2 साल से ज़्यादा सज़ा है, और सम्मन केस वो होता है जिसमें 2 साल से कम सज़ा है। सिंपल। लेकिन नहीं, ऐसी किसी की इंटेंशन ही नहीं थी। दे नेवर वांटेड टू मेक थिंग्स सिंपल, दे वांटेड टू कॉम्प्लिकेट दी थिंग्स। फिरंगी, इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। सम्मन केस का प्रोसीजर क्या होता है कि मुलजम जिसने जुर्म किया सीधा कोर्ट में लाया जाता है और उसको नोटिस थमा दिया जाता है, जिसको हम सीरियस केसों में चार्ज फ्रेम करना कहते हैं। चार्ज में लिखा होता है तुमने ये जुर्म किया, नीचे उसके साइन करा देते हैं, इतना ही होता है। उसी को छोटे गरीब केस में, सम्मन केस में नोटिस कह देते हैं। उसमें लिखा होता है तुमने ये जुर्म किया है, मानते हो? कहना नहीं मानता, चलो साइन कर। इसके बाद गवाही शुरू हो जाती है। सम्मन केस में एविडेंस स्टार्ट हो जाता है, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, सिंपल। लेकिन जो वारंट केस का प्रोसीजर है वो इतना कंफ्यूजिंग है और इतना मीनिंगलेस है। पहले गवाहियाँ शुरू हो जाती हैं वारंट केस में, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर वो सारी की सारी गवाहियों का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद
मुलजिम के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाता है, तो उसको बताया जाता है कि इन गवाहियों से ये पता लगा है कि तुमने ये जुर्म किया है, मानता कि नहीं मानता, वो कहता नॉट गलती, नीचे साइन कर देता है ROC। उसके बाद फिर एक ऑप्शन होता है कंप्लेनेंट के पास कि और गवाह लाए या दोबारा लाए, ऐसा कुछ। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसको सिंपल बनाने की बात बहुत बार चली है, अब करेंगे, लगे हुए हैं नए लोग। तो लेट्स कंक्लूड इन देसी भाषा। एक और बात बता दूं, ये जो वारंट केस का प्रोसीजर है ना, ये सिर्फ इस्तगासे में यूज़ होता है। इस्तगासा क्रिमिनल केस होता है जब पुलिस आपकी सुनती नहीं और सीधा आप कोर्ट में जाके केस कर देते हो, कंप्लेंट केस जिसको बोलते हैं। और ये मोर डेंजरस होता है। मेरे जितने निजी बंदे होते हैं ना, जब मुझसे राय लेते हैं कि उनके बंदे की टांग तोड़ दी गई है, उन्होंने FIR लिखा दी, केस रजिस्टर हो गया, मैं उनको कहता हूँ एक पैरेलल कंप्लेंट केस भी डालो। क्यों? पुलिस केस में कौन सी गवाही करानी है, कौन सा एविडेंस आएगा नहीं आएगा, वो सरकारी वकील डिसाइड करेगा। लेकिन कंप्लेंट केस में मैं यानी कंप्लेनेंट डिसाइड करूंगा कौन कौन से गवाह और लाने हैं। आई शैल बी ऑन ड्राइविंग सीट। चलो खैर, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। तो देसी भाषा में कंक्लूड करते हैं जी, समन्स केस, बेलेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। प्राइमरीली समन्स केस, बेलेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कम सीरियस ऑफेंस होते हैं, छोटे, 2 साल से कम सजा वाले होते हैं आम तौर पे। इनमें समन केस प्रोसीजर लगता है, जैसे ऊपर मैंने बताया, सीधा नोटिस देकर फिर गवाही। इनमें मौके पर बेल देनी पड़ती है, बेलेबल होते हैं, और बिना वारंटों के, कोर्ट से वारंट लाए बिना पुलिस, कोई ऑफिसर या अदरवाइज बंदा आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। सो ये 2 साल की रेड लाइन है। ये जनरल रूल है कि 2 साल से कम सजा है तो छोटा सा केस है, क्योंकि 2 साल से कम सजा वाले केस को ना कोर्ट, अदालतें केस ही नहीं समझती जनरली। इवन 7 साल की सजा तक कोर्ट को अख्तियार होता है कि प्रोबेशन पे छोड़ दे। प्रोबेशन होती है नेक चलने की जमानत, एक जमानतनामा सा भरवा लेते हैं आपसे कि ये 2 साल 3 साल की मैंने तुझे 7 साल की सज़ा देनी थी, लेकिन तू लिख के दे कि इस 7 साल के दौरान कोई बदतमीजी नहीं करेगा तो तुझे ये सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन इस 7 साल के दौरान तुमने दोबारा पीटा उस पार्टी को, तो फिर तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा। सो 2 साल के सज़ा वाले केस में प्रोबेशन देने पर कोई भी कोर्ट हिचकिचाता नहीं है। प्रोबेशन, मेरा ख्याल है आप समझते हैं, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश भी की कि नेक चलने की जमानत नाम है उसका, बस एक कागज पर ना होता है। इट इज़ एज गुड एज बरी हो जाना प्रैक्टिकली। तो 2 साल से ज़्यादा सजा वाले जो केस होते हैं वो सीरियस होते हैं, वो कॉग्निजेबल भी होते हैं, नॉन बेलेबल भी होते हैं और वारंट केस होते हैं। ठीक है। जो छोटे गरीब केस है 2 साल से कम सजा वाले, वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, बेलेबल होते हैं और समन्स केस प्रोसीजर। लेकिन वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। जब ये कानून बरंगी ने बनाया तभी उन्होंने सोच लिया था कि इस रूल को चलने नहीं देना, तोड़ ही देना है। बाद में क्या तोड़ना, उन्होंने बेयर एक्ट में ही लिख दिया ऐसा कुछ। मैं बताता हूँ आपको कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। हमारे पंजाब के एक जस्टिस होते थे, वो क्या करते थे, कानून मोम की नाक है, इधर को घुमा लो चाहे इधर को घुमा लो। ये तो बाद की बात है। फिरंगी ने तो कानून मोम की नाक उस टाइम ही बना दी जब कानून बनाया। तो अब लास्ट में आपको बड़ा सा झटका धीरे से देते हैं। सेक्शन 127(2) BNS पहले 342 IPC होती थी, जिसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते थे। ऊपर भी मैंने बताया कि मैं किसी को रोकूं और बोलूं कि कहीं नहीं जाना जब तक मेरा हुक्म नहीं होता, ज़बरदस्ती कि यहीं खड़ा रहा नहीं तो मारूंगा।
तो इसमें 1 साल की सजा है। तो आप समझ गए, गरीब छोटा ऑफेंस है, 2 साल से कम है, बेलेबल है, मौके पे बेल लेनी पड़ेगी जो भी अरेस्ट करेगा मुझे, समन्स केस है, सिंपल प्रोसीजर चलेगा कोर्ट में, और इसको नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए था। ऐसी क्या आग लगी है कि बिना वारंटों के पुलिस गिरफ्तार करेगी? इसमें ये कोई मर्डर है कि रेप है, क्या है? सिंपल कन्फाइन करना। पर ये ऑफेंस 342 जो होता था, अब 127 ब्रैकेट में 2 है, कॉग्निजेबल है। क्यों? बताता हूँ, आगे चलिए। सेक्शन 106 BNS, पहले 304 AIPC होती थी। ये क्या सेक्शन थी कि मोटर व्हीकल है मेरे पास, कार, ट्रक, गाड़ी, जो भी, SUV, थार, फॉर्च्यूनर, रैंगलर, मैंने एक्सीडेंट कर दिया अपनी गाड़ी से, अपने मोटर व्हीकल से, और उस एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी के नीचे आके बंदा मर गया। ये था 304A, अब है 106 BNS। बंदा मर गया, सीरियस ऑफेंस है, इसमें 5 साल की सजा है, होनी भी चाहिए। कॉग्निजेबल है कि मौके पर पुलिस मुझे बिना वारंटों के अरेस्ट कर सकती है। वारंट केस प्रोसीजर है, वही दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन वाला, और इसको नॉन बेलेबल होना चाहिए था। इतना सीरियस ऑफेंस है, बंदा मर गया यार, लेकिन ये बेलेबल है। क्यों? द ग्रेट फरंगी। तो हुआ यूं कि ये जो कार के नीचे या मोटर व्हीकल के नीचे आके बंदा मरना था एक्सीडेंट में, उस टाइम कारें सिर्फ अंग्रेजों के पास होती थी, जहां अंग्रेजों के अमीर चमचों के पास। इवन जो थानेदार होता था उसके पास एक साइकिल होता था। कभी कभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक फोटो आती है कि थानेदार के पास कैसा साइकिल होता था अंग्रेजों के राज के दौरान। तो उनको पता था कि कार के नीचे बंदा मरेगा, तो इसमें थोड़ी गुंजाइश रखें अपने लिए, मतलब अंग्रेजों के लिए, और अपने अमीर चमचों के लिए। सेफ्टी वाल्व थ्योरी को साबित और इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास के लिए, द साहिब्स हु नेवर वेंट, समझिएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस ऑफेंस को बेलेबल बना दिया। क्यों? ये या तो अंग्रेजों ने करना था ऑफेंस, या उनके अमीर चमचों ने, इसलिए बेलेबल बना दिया। फिर आ गई बात जी 342 IPC जो होता था, कन्फाइनमेंट। रास्ते में मिला मैं और बंदे को बोला भी यहीं खड़ा रहे, कहीं नहीं जाना। ऐसी जो गली के गुंडों वाली हरकतें थी, अमीर अंग्रेजों या उनके चमचों को आज भी, अमीरों को, मंत्रियों को, अफसरों को, सरकारों को ऐसी हरकतें, गली के गुंडे वाली हरकतें करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? उनके डिस्पोजल पर पुलिस होती है, उनके पास किराए के गुंडे होते हैं, मनी पावर होती है, मसल पावर होती है। तो सड़क पर रोक के कन्फाइन करने वाली हरकत कौन करेगा? आम गरीब इंडियन। इसलिए इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल बनाया। ऑफेंस छोटा सा है, 1 साल, बेलेबल, समन केस, लेकिन कॉग्निजेबल। सो here the video concludes. Wish me for my next video. I shall be continuing with CRPC, जिसको आजकल BNSS कहते हैं।